हेलो दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को बहुत ही अच्छे अंदाज से और बेहतरीन कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में थोड़ा सा और अच्छा योगदान देने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड के जीके पेपर की पूरा सिलेबस करवाएंगे यहाँ पे हम। और क्लास के बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं भारत और राजस्थान की पॉलिटी से शुरुआत करते हैं पहले। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी जो इंडियन पॉलिटी है उसका सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम। जब 1919 भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था उस समय ब्रिटेन के पीएम थे डेविड लॉयड जॉर्ज और उस समय सम्राट थे जॉर्ज पंचम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि जब यह 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था उस समय भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू और यहाँ के वायसराय थे जेम्स चेम्सफोर्ड। आगे देखते हैं 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहली बार घोषणा करी थी उन्होंने कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से, मतलब धीरे धीरे, पहले प्रांत में फिर केंद्र में, धीरे धीरे क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था उनका उद्देश्य। इस अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कुछ विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो 1919 का अधिनियम है वह असंतोषजनक है, निराशाजनक है, प्रकाशहीन सूर्य के समान इसको बताया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में उसको क्या कहा? ये असंतोषजनक है, निराशाजनक है और प्रकाशहीन सूर्य की भांति है। वहीं एनी बेसेंट ने इसको कहा कि इंग्लैंड के लिए तो प्रस्तावित है परंतु भारत के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। इंग्लैंड के लिए प्रस्तावित करना आसान होगा परंतु भारत के लिए स्वीकार करने के योग्य नहीं होगा। इस तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या सुधार किए गए उसके बारे में देखते हैं। भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 8 कर दी गई और अधिकतम 12 कर दी गई। भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? मिनिमम तो कर दी गई 8 और मैक्सिमम कर दी गई 12। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। किस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत 10% भारतीय जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। कितने प्रतिशत जनता को मत अधिकार प्राप्त हुआ? 10% जनता को मत अधिकार प्राप्त हुआ। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जो 1919 में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली होती है उसमें विस्तार किया गया। इसके तहत सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों को मत देने का अधिकार दिया गया। मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार है जो 1909 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था। जो मुस्लिम हैं उनको मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1909 के भारत शासन अधिनियम में। जबकि सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, इनको मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1919 के शासन अधिनियम में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, जो वायसराय के द्वारा किए गए शासन के नियम जो बनाता है वायसराय, उनको परिपूर्ण करने वाली कार्य प्रणाली परिषद है। उसमें जो 6 सदस्य थे उन 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया। मतलब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक किया गया। जो पहले 3 भारतीय सदस्य थे वो तो एक तो थे मोहम्मद शफी, नरसिंह शर्मा और तेज बहादुर सफरू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन कौन है? मोहम्मद शफी है, नरसिंह वर्मा है और तेज बहादुर सफरू है। ये 3 सदस्य कार्यकारिणी परिषद। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया। इसमें पहले 3 भारतीय सदस्य कौन थे? मोहम्मद शफी, नरसिंह वर्मा और तेज बहादुर सफरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। उसके बाद में देखते हैं अपन जो 1919 का अधिनियम है उसके तहत जो प्रांत है उनमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम पारित किया गया और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, वहीं प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब तक रहा? 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 से। कब तक? 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक यह लागू रहा प्रांतों में द्वैध शासन।
जिन जिन प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था वे कौन कौन से प्रांत थे? एक तो बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, बिहार में लागू किया गया था। तो कितने राज्यों में लागू किया गया था? बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब व बिहार, कुल 7 राज्यों में लागू किया गया था 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन। तो कितने प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था? 7। कौन कौन से? बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और बिहार। इसके बाद में आता है मूडीमैन जांच समिति। जब प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई थी उसके बाद में 1924 में सर अलेक्जेंडर मूडीमैन के नेतृत्व में प्रांतों में जो स्थापित किया गया था द्वैत शासन, उसकी व्यवस्था की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसे मूडीमैन समिति कहते हैं। मूडीमैन के नेतृत्व में किया गया था। कब? 1924 में अलेक्जेंडर मूडीमैन के नेतृत्व में। क्यों किया गया था? द्वैत शासन व्यवस्था की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। द्वैत शासन के जनक कौन माने जाते हैं? लियोनल कार्टिस। लियोनल कार्टिस कौन है? द्वैत शासन के जनक। इनकी एक बुक है डायआर्की, द्वैत शासन, इसे डायआर्की कहते हैं, द्वैत शासन। हिंदी में इसको कहते हैं द्वैत शासन डायआर्की हो गया। इस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय कौन कौन से हैं? वित्त, भूमिकर, न्याय, पुलिस, अकाल सहायता, पेंशन, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खान कारखाने, बिजली गैस, श्रमिक कल्याण व सार्वजनिक सेवाएं। ये जो जितने भी विषय हैं ये आरक्षित विषय थे। इन विषयों पर नियम या शासन बनाने का अधिकार किसको था? वायसराय को था। वहीं हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी समितियां, आबकारी उद्योग, तोल माप, मनोरंजन, धार्मिक विषय आदि ये हस्तांतरित विषय थे। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था। जो 1919 का अधिनियम है उसके तहत पहली बार सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया और इन शक्तियों का बंटवारा 2 सूचियों के माध्यम से किया गया था। कौन कौन सी सूचियाँ थी? केंद्र सूची और प्रांतीय सूची। केंद्र सूची में कुल विषय थे 47 विषय, वहीं प्रांतीय सूची में विषय थे 50। तो केंद्र सूची में कितने थे? 47 विषय और प्रांतीय सूची में विषय थे 50। ठीक है। और अब देखते हैं कौन कौन से विषय थे जिन पर केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती थी। उनमें सेना, डाक, रेल, आयकर, रक्षा, मुद्रा, टंकन, व्यापार। टंकन होता है जो सिक्के बनाने वाली जो कारखाना होता है वहाँ टंकन कहते हैं। व्यापार, बीमा, बैंक, दीवानी, फौजदारी आदि विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो केंद्र सरकार का था, जबकि प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार का था, जिसमें जेल, पुलिस, जंगल, न्याय, शिक्षा, आबकारी विभाग, भू राजस्व, सिंचाई, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर कानून या नियम बनाने का अधिकार किसको था? प्रांतीय सरकारों का। अब आगे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया और किसकी सिफारिश पे किया? ली आयोग की सिफारिश पे किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 को। तो हम देख पा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पे। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे रॉस वर्कर। पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस वर्कर। भारतीय सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। लोक सेवा आयोग के गठन के बाद भारतीय जो सचिव है उसको भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। फिर आता है अपने नरेंद्र मंडल। 1919 के शासन अधिनियम के तहत एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, जिसमें देसी रियासतें या जो देसी राज्य के राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है उसके अंदर आने वाले जितने भी देशी राज्य है उसके राजाओं का भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान था, जहाँ से उनको टैक्स, कपड़ा आदि वगैरह मिल रहा था। तो उन राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 9 फरवरी 1921 को की गई थी। कहाँ पे की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ये लिखा हुआ है 9 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 121 सदस्य थे। उसमें भी 109 जो थे वो बड़ी रियासतों के प्रतिनिधि थे और वहीं 12 छोटी छोटी रियासतें थे
उनके सदस्य थे। छोटी रियासतों के सदस्य कितने थे? 12, जबकि बड़ी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो 109 थे। इसका जो देश नरेंद्र मंडल का जो प्रधान था वो था वायसराय। नरेंद्र मंडल का प्रधान कौन हुआ करता था? वायसराय। फिर आता है अपने साइमन कमीशन। इस अधिनियम को लागू होने के 10 वर्ष बाद में, जो 1919 का शासन अधिनियम था उसके लागू होने के 10 वर्ष बाद में जो द्वैध शासन प्रणाली में संवैधानिक सुधार किए गए थे उनकी व्यवहारिक जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस समय जो पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? स्टैनली बॉल्डविन। तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे? स्टैनली बॉल्डविन। तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और इस कमीशन का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम की धारा 84 के तहत किया गया। इस धारा में कहा गया कि इस अधिनियम के तहत जितने भी अधिनियम लागू किए जाते हैं, जितने भी संवैधानिक सुधार किए जाते हैं, प्रत्येक 10 वर्ष बाद में उनकी जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। तो इस अधिनियम की धारा 84 के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन का बाद में जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था इसका विरोध किया गया था। इस कमीशन के विरोध करने का महत्वपूर्ण कारण था इसके सभी सदस्य ब्रिटिश सदस्य थे। जितने ये 7 सदस्य थे वो सारे ब्रिटिश सदस्य होने के कारण इसका विरोध किया गया और साइमन को बैक का नारा दिया गया। जब इस आयोग ने की जांच पूरी हुई तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की प्रस्तुत? जून 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया, इस रिपोर्ट में जो जांच सामने आई उसमें कहा गया कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली को लागू रखना चाहिए, भारत राज्यों में सरकारों का विस्तार करना चाहिए, राज्यों में सरकारों का विस्तार करना चाहिए, सरकारों का विस्तार करना चाहिए और ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए। किसकी स्थापना करनी चाहिए? ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखना चाहिए। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो फूट डालो राज करो की रणनीति अपना रहे थे ताकि उनका जो शासन है कुछ समय के लिए और बढ़ जाए और ब्रिटेन को इसका लाभ मिल सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भारत में है सांप्रदायिक दंगे करने के लिए सांप्रदायिक दंगे करने लगे। इसके तहत क्या किया, जो संप्रदाय है, जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इनको पृथक निर्वाचन दिया गया। इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म हैं उनके मध्य मतभेद होने लगे और उनमें तनाव बढ़ने लग गया, जिससे सांप्रदायिक इसी वजह से इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखने की सिफारिश की थी। द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के तहत किसका निर्माण किया गया? द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा का। केंद्रीय विधानसभा का गठन किसके तहत किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। इसमें 2 सदन बनाए गए, एक तो विधानसभा जो कि निम्न सदन था और एक राज्य परिषद जो कि उच्च सदन था, और ये क्या था? निम्न सदन था। और इसका कार्यकाल था 3 वर्ष और सदस्य थे इसके 145। वही राज्य परिषद का कार्यकाल था 5 वर्ष और इसके सदस्य से 60। और इन 60 सदस्यों में देखा जाए तो जो 33 तो थे वो तो थे निर्वाचित, वही 27 थे मनोनीत। इनका मनोनयन कौन कर रहा था? वायसराय। जो निर्वाचित सदस्य थे 33, उनमें 16 तो थे साधारण, 1 था सिख, 11 थे मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 2 थे सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था उनका। वहीं 145 सदस्य जो विधानसभा के थे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, उनमें 104 तो थे निर्वाचित और 41 थे मनोनीत। इन 41 मनोनीत में 26 तो थे सरकारी और 15 थे गैर सरकारी। 41 में कितने? 26 तो सरकारी और 15 हो गए इसमें गैर सरकारी। वहीं जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें देखा जाए तो इनके आंकड़े कभी कभी पूछ लेता, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 104 है उनमें 30 तो है मुस्लिम, 2 सिख और 9 यूरोपियन और बाकी अन्य थे। तो जो निर्वाचित थे उसमें 30 क्या है? मुस्लिम, 2 क्या है? सिख, 9 है यूरोपियन। जो विधानसभा थी, केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था में जो विधानसभा थी, उनके पहले स्पीकर थे फेडरिक वाइट। पहले स्पीकर कौन थे? फेडरिक वाइट। और इसके डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा। डिप्टी स्पीकर कौन थे? जो कि इंडियन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं राज्यसभा या राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन। ये अलेक्जेंडर मूडीमैन कौन थे? जो 1924 के अंदर भारत में द्वैध शासन की जाँच करने के लिए कमेटी बनाई थी, वो थे अलेक्जेंडर मूडीमैन। अब आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम जब लागू हुआ था उससे पहले तक 1919 का अधिनियम ही चल रहा था। और यह अधिनियम जो 1935 का अधिनियम है भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में ये अंतिम सबसे बड़ा सबसे जटिल अधिनियम था। 1935 का अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए बनाया गया एक अंतिम अधिनियम था। वो सबसे बड़ा अधिनियम था, वह सबसे जटिल अधिनियम था। क्योंकि इसके अंदर 14 भाग थे। कितने भाग थे इसमें? 14 भाग थे।
321 तो अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी। इन अनुसूचियों में देखा जाए तो काफ़ी बार पूछा गया है कि पहली अनुसूची में क्या है? संघीय विधायिका की संरचना। पहली अनुसूची में क्या है? संघीय विधायिका की संरचना। तो संघ की विधायिका है, उसकी संरचना का उल्लेख किसके बारे में किया गया है? पहली अनुसूची में। दूसरे में क्या? दूसरे के अंदर वे प्रावधान आते हैं जो किसी भी राज्य को प्रभावित किए बिना संशोधित किया जाता है। मतलब किसी राज्य को तो भारत में मिलाया जा रहा है तो संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना संशोधन को किसी भी राज्य को मिलाया जा सकता है। तीसरा क्या? गवर्नर जनरल, जो प्रांतों के गवर्नरों के संबंध में प्रावधान। जो गवर्नर जनरल और जो प्रांतों के राज्यपाल या गवर्नर थे उनके संबंध में प्रावधान कहाँ पे मिलता है? तीसरे में। पहला में तो हो गया संघीय विधायिका की संरचना, दूसरे में हो गया राज्यों को मिलाना बिना संशोधन के, तीसरे में आ गया गवर्नर जनरल व प्रांतों के गवर्नर के प्रावधान, चौथे में आ गए शपथ, पाँच में आ गए पे से पे, पाँच से प्रांतीय विधानमंडलों की संरचना, छठे में आ गया मताधिकारों के बारे में प्रावधान, पाँचवें प्रांतीय विधानमंडलों की संरचना, छठवें मताधिकारों के बारे में प्रावधान, और फिर सातवें में आता है केंद्रीय व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। सातवें क्या हो गया? शक्तियों का बंटवारा। सातवें शक्तियों का बंटवारा, शक्ति सात शक्तियों का बंटवारा किसमें आ गया? सातवीं अनुसूची में। आठ में आता है रेलवे, जो छोटे हैं इनमें चौथे में क्या आती है? शपथ। वही आठवें में क्या है? रेलवे। नवे में क्या आ गया? भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान। जो भारत सरकार के अधिनियम के प्रावधान है वो है 9वीं अनुसूची में। वहीं 10वीं अनुसूची में है अधिनियमों का निरसन। जो भी अधिनियम आता है उनका निरसन करने का अधिकार किसके तहत मिला गया? 10वीं अनुसूची के तहत। फिर देखते हैं जो 1919 की प्रस्तावना है उसी को 1935 की प्रस्तावना बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो 1919 का अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम है उसमें प्रस्तावना का निर्माण नहीं किया गया था। जो प्रस्तावना 1919 के अधिनियम में आई थी सेम एज इट इज उसी को उठाकर 1935 के अधिनियम में रख दिया गया। अप्रैल 1937 से 14 अगस्त 1947 तक ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 लागू रहा। कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल 1937 से 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। 14 अगस्त के बाद में भारत सरकार का जो अपना संविधान है वो लागू हो गया था। फिर आता है अखिल भारतीय संघ की योजना। अखिल भारतीय संघ की योजना, इसमें क्या हुआ था? अखिल भारतीय संघ बनाने की एक योजना आई थी जिसमें 11 जो ब्रिटिश प्रांत थी उनको मिलना अनिवार्य था। वहीं 6 चीफ कमिश्नरेट, मतलब जो अभी देखा जाए तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसी तरह था चीफ कमिश्नरेट, जिसपे जो सीधा गवर्नमेंट के उस पर रूल बनता था। जैसे राष्ट्रपति का अधिकार रहता है वैसे ही चीफ कमिश्नरेट था। और देशी रियासतें जो ऐच्छिक थी, जो इस संघ में मिलना चाहे तो मिल सकती है और नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिल सकती। इसमें 11 प्रांत और जो 6 कमिश्नरेट है उनका मिलना तो अनिवार्य था और देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक था। इस संघ की स्थापना नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इस संघ की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि जो संपूर्ण भारत की 50% देशी रियासतें हैं वो शामिल हुई, तभी जब वो शामिल होगी तभी इस संघ की स्थापना हो पाएगी। तो क्या हुआ कि जो 50% देशी रियासतें हैं उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया, तो इस संघ की स्थापना फिर नहीं हो पाई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। विधि निर्माण है तो प्रांतों पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। तो ये क्या बोल रहा है कि जब 1935 में क्या हुआ? केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। जो प्रांतों में चल रहा था द्वैध शासन 1919 के अधिनियम का, वो समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में क्या हुआ? पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और केंद्रों में क्या किया गया? आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। जब प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना हुई तब विधि निर्माण हेतु प्रांतों पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त हो गया। मतलब जो प्रांत है वो अपने नियम व कानून स्वयं बना सकता था, उनको अधिकार मिला। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। और 1935 के अधिनियम में शक्तियों का बंटवारा किया गया 3 सूचियों में, जबकि 1919 के अधिनियम में शक्तियों का बंटवारा किया गया था 2 सूचियों में। 1919 में थी संघ सूची और राज्य प्रांत सूची। वहीं 1935 के अधिनियम में 3 सूचियाँ बनाई गई और तीसरी सूची थी समवर्ती सूची। और जो समवर्ती सूची है उस पर नियम व कानून बनाने का अधिकार अपने हक के अनुसार प्रांत और केंद्र सरकार दोनों को था। तो जो संघ सूची थे उसके विषय थे 59, वहीं प्रांतीय सूची के विषय थे 54 और समवर्ती सूची के विषय कितने थे? 36। तो 59, 54 और 36 तो कौन कौन से विषय हो गए? कितने विषय हो गए? 59, 54
और 36 विषय हो गए। कितने हो गए? 59, 54 और 36। संघ सूची में जो विषय हैं वो कौन से हैं? अपनी सेनाएं, तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु, तीनों सेनाएं ये संघ सूची का विषय थी। विदेशी मामले, डाक, तार, मुद्रा, टंकन, संचार, बीमा, बैंक, संघ लोक सेवाएं, इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था संघ सूची को। फिर आती प्रांतीय सूची। इसमें कितने विषय थे? 54। संघ सूची में विषय कितने थे? 59। जो प्रांतीय सूची में विषय हैं शिक्षा, शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय सभा शासन, अस्पताल, कृषि, नहरें, जंगल, सड़कें, ये आदि विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों का था। वहीं फिर आती है संवर्ती सूची, जिसमें विषय कितने हैं? 36। इन 36 विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं दीवानी फौजदारी, कानून, ट्रस्ट, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रम कल्याण। ये जो आदि विषय हैं ये संवर्ती सूची के विषय हैं। इन पर केंद्र और प्रांत दोनों अपने कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ, यह शक्तियाँ गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी। वह चाहे जिसे विधानमंडल के कोई से भी सदन, केंद्र या प्रांत किसी से भी कानून बना सकता था। अवशिष्ट शक्तियाँ थी। तो जो संवर्ती सूची थी उसका सृजन 1935 के अधिनियम में ही किया गया था, क्योंकि 1919 में सिर्फ 2 ही सूचियाँ थी, एक थी संघ सूची और एक थी प्रांतीय सूची। फिर आती है संघीय न्यायालय की स्थापना। 1919 के बाद में जब 1935 का अधिनियम लागू हुआ था, उसमें किसकी स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को किसकी स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। इसमें सदस्य कौन कौन थे? एक तो हुआ करता है इसका मुख्य न्यायाधीश, एक होता है 6 होते हैं अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 होते हैं अन्य न्यायाधीश। जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था मॉरिस ग्वेयर। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। जो पहले 6 न्यायाधीश थे उनमें 2 भारतीय भी थे। 2 भारतीय कौन थे? M.R. जेकब और M.S. सुल्तान। M.R. जेकब और M.S. सुल्तान। 6 न्यायाधीशों में 2 भारतीय न्यायाधीश थे। कौन कौन से थे? M.R. जेकब और M.S. सुल्तान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे आजकल, वैसे भी काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, तो इनमें पूछ सकता है। भारत न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने केंद्र व प्रांत सरकारों को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोकने का अधिकार दिया गया। जो न्यायालय थे उसको यह हक दिया गया कि प्रांत व केंद्र आपस में जो अधिकार क्षेत्र है उसका हनन न कर लें। इसका अतिक्रमण रोकने के लिए न्यायालय की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की। इस क्षेत्र में जो अंतिम अपील है वो ब्रिटेन में स्थित प्रिवी परिषद में की जा सकती थी। जो अंतिम अपील है वो कहाँ की जा रही थी? ब्रिटिश में स्थित प्रिवी परिषद में की जा रही थी। फिर आते सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन में विस्तार करते हुए एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, दलित वर्ग, महिलाओं और मजदूर वर्गों को मत देने का अधिकार बढ़ाया गया। वहीं दोनों सदनों में मुस्लिमों को लगभग 1/3 मतदान देने, 1/3 प्रतिनिधित्व। मुस्लिमों को कितना प्रतिनिधित्व? ये क्या? 1/3 प्रतिनिधित्व। 1/3 प्रतिनिधित्व किसको दिया गया था? मुस्लिमों को। किसमें? 1935 के अधिनियम में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, दलित वर्ग, महिलाओं व मजदूर वर्ग को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दोनों सदनों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाते हुए 1/3 कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार करते हुए लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 14%। जबकि 1919 में कितना था? 10%। वह अब 1935 के अधिनियम में कितना कर दिया गया? 14%। फिर उसके बाद में आता सबसे इम्पोर्टेंट बर्मा, बरार व अदन में से संबंध में परिवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट जो भी हुआ था 2024 में दिसंबर में हुआ था। उसमें पूछा गया था कि बर्मा का भारत से विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इस अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1937 को अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। अदन को 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। बरार जो कि हैदराबाद में था, वो जो इसकी नाम मात्र सत्ता तो दी गई थी हैदराबाद को, लेकिन व्यवहारिक शासन निर्माण मध्य प्रांत को दे दिया गया। तो मुख्य रूप से बरार किसको दे दिया गया था? मध्य प्रांत को दे दिया गया था। फिर हुआ था केंद्रीय विधानमंडल का गठन, जिसमें विधानसभा
और राज्य परिषद थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 375। वहीं राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी 360। इसमें देशी रियासतें थी 125, वहीं 250 थी ब्रिटिश भारत के सदस्य। 125 तो थे देशी रियासतों के और 250 थे ब्रिटिश भारत से जो निर्वाचित या वोटों के माध्यम या मनोनीत होकर आए थे। वहीं राज्य परिषद है उसमें 250 सदस्य थे, उनमें 104 तो थे देशी रियासतों के और 156 थे ब्रिटिश भारत के। ये डाटा है, कई बार इस काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे यूरोपीय का पूछा हुआ है क्वेश्चन, विधानसभा में कितने यूरोपीय थे। यहाँ पे ये एंग्लो इंडियन को पूछा हुआ है, महिलाओं का पूछा हुआ है ये, और एक बलूचिस्तान मेरवाड़ा का पूछा हुआ है। एक एक सदस्य यहाँ से भी गए थे, मध्य प्रांत से, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, यहाँ से 37 जने गए थे। ये आंकड़े आप देख लेना एक बार। फिर आते प्रांतीय शासन। इस अधिनियम के तहत उड़ीसा व सिंध दो नए प्रांतों का गठन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1935 के शासन अधिनियम में किन दो नवीन प्रांतों को गठन किया गया। तो ये कौन कौन से हैं, उड़ीसा व सिंध। ये ऑप्शन में पूछ सकता है, उड़ीसा बिहार, उड़ीसा बंगाल, बंगाल सिंध, मद्रास सिंध, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बना के पूछ सकता है। तो कौन से दो प्रांत थे, उड़ीसा व सिंध, दो नए प्रांतों का गठन किया गया था। प्रांतों का गवर्नर की नियुक्ति कौन करता था, प्रांतों के गवर्नर की नियुक्ति करता था सम्राट। कौन करता था, सम्राट। प्रांतीय विधानमंडल में एक सदन का नाम विधान परिषद और दूसरे सदन का नाम विधानसभा किया गया था। गवर्नर को प्रांतों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। जो प्रांतों के गवर्नर या राज्यपाल कहें तो उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल लोकहित में अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना कर सकता था। गवर्नर था वो लोकहित में किसकी स्थापना कर सकता था, अंतर प्रांतीय परिषद, मतलब दो राज्यों के मध्य एक संयुक्त परिषद की स्थापना कर सकता था। फिर आते हैं आरबीआई की स्थापना। ये क्यों की गई थी, देश में मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना क्यों की गई थी, देश की मुद्रा व साख नियंत्रण की स्थापना नियंत्रण के लिए। ये 1935 के अधिनियम के ही तहत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबर्न स्मिथ। स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके नाम से देख रहा है सीडी, देश आज़ाद हुआ तब कौन थे, सीडी देशमुख। देश आज़ाद हुआ तब कौन थे, सीडी देशमुख। इसका हेडक्वार्टर है, सबको पता है, बम्बई में। आरबीआई की स्थापना का प्रथम प्रयास किया था चैम्बरलिन आयोग के द्वारा। चैम्बरलिन आयोग कब पारित हुआ था, 1914 में, और इसी चैम्बरलिन आयोग के तहत आरबीआई की स्थापना का पहला प्रयास हुआ था। फिर आते हैं प्रांतीय लोक परिषद, प्रांतीय लोक सेवा आयोग। फिर आते हैं प्रांतीय लोक सेवा आयोग। दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। मतलब प्रांतीय लोक सेवा आयोग में क्या हुआ, इसके 1935 में क्या कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ विचार हैं विभिन्न महत्वपूर्ण विचारकों के, जिसमें सी राजगोपालाचार्य कहते हैं कि इसे द्वैत शासन से भी बुरा बताया गया है। 1935 का शासन अधिनियम है, इसको द्वैत शासन से भी बुरा बता दिया। किसने, सी राजगोपालाचार्य ने। वहीं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह अधिनियम तो दासता की घोषणा करता है, घोषणा पत्र है मतलब ये ऐसा एक घोषणा पत्र है कि सीधे सीधे बोल रहा है कि आओ हमारी दासता मंजूर कर लो, हमारे दास बन जाओ। ऐसी घोषणा पत्र किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसको कहा, 1935 भारत शासन अधिनियम को। फिर आते हैं मदन मोहन मालवीय। ये नया अधिनियम हम पर थोपा गया है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है 1935 शासन अधिनियम। बाहर से तो ये जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता है, मतलब बाहर से तो ये लोकतांत्रिक दिख रहा है कि जनता की भलाई करेगा, पर तो अंदर से क्या है, खोखला है, अंदर से बिल्कुल खोखला है। फिर आते हैं कूपलैंड के विचार। कूपलैंड जी क्या कहते हैं, ये एक तो ब्रिटेन और अंग्रेजी है तो ये इसको अच्छा ही बताएंगे। ये क्या कहते हैं, 1935 का अधिनियम है वह रचनात्मक राजनीति विचार की महान सफलता है। मतलब जो क्रिएटिव पॉलिटिकल थिंकिंग है उसकी एक महान सफलता है। क्रिटिकल रचनात्मक राजनीतिक विचार की क्या है, महान सफलता। किसने कहा, कूपलैंड ने कहा। किसको कहा, 1935 भारत शासन अधिनियम को। फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आते ही देश का बंटवारा हो गया। ये कब आई, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। संविधान सभा 2 भागों में बंट गई और भारत और पाकिस्तान
इन दोनों को क्या किया, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का, पूर्ण राज्य नहीं अधिराज्य का दर्जा दिया गया था। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। 15 अगस्त को 1947 को भारत और पाक का विभाजन कर दिया गया। तो ये हमने देखा 1919 और 1935 का शासन अधिनियम। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है, 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो गए होंगे। इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।